हेलो बच्चों, दुष्यंत विद्यापीठ के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम फिजिक्स का 5th चैप्टर धारा विद्युत के स्टार्ट करेंगे और आज से आगे ये जो चैप्टर है इसके सारे के सारे वीडियो आज आपको कंप्लीट मिलेंगे। इनकी पीडीएफ आपको पहले डाल दी थी, ठीक है, तो वहाँ से इसको थोड़ा सा पढ़ के चलना आप। देखो धारा विद्युत की का मतलब क्या है? धारा विद्युत का मतलब ये होता है कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, ठीक है, गतिशील आवेशों के बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, पहले हमने क्या पढ़ा था भाई? स्थिर विद्युत की पढ़ा था। स्थिर विद्युत की भौतिक विज्ञान की वह शाखा थी जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों के बारे में अध्ययन किया था। अब ये हमारे पास क्या है? धारा विद्युत की है। धारा विद्युत की भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत गतिशील आवेशों के बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक है ना, उसी को अपन क्या कहेंगे? धारा विद्युत के। ठीक है, इस चैप्टर का जो पहला टॉपिक है, पहला टॉपिक क्या है भाई? विद्युत धारा है। ठीक है बेटा, विद्युत धारा को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? आई से। ठीक है ना भाई, करंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं अपन? आई से करते हैं। देखो 9th-10th क्लास में हमने पढ़ा था कि भाई धारा किसे कहेंगे अपन? धारा आई बराबर क्या होता है? Q अपॉन टी। ठीक है, यदि अपन टी की वैल्यू कितनी माने? 1 सेकंड। ठीक है ना भाई, समय का मान कितना माने अपन? 1 सेकंड माने, तो उस केस में आई का मान किसके बराबर आएगा? Q के बराबर। तो इसकी परिभाषा हम क्या लिख सकते हैं कि भाई किसी भी चालक में इकाई समय में जितना आवेश प्रवाहित होगा उसी को अपन क्या कहेंगे? विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, अगर हम इसका मात्रक लिखें तो धारा का मात्रक क्या है भाई? देखो आवेश का मात्रक क्या है? कूलाम है, बटे समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। और जो कूलाम बटे सेकंड है, कूलाम बटे सेकंड को हम क्या कह सकते हैं? यहाँ पर एम्पियर कह सकते हैं। अगर हम इसकी विमा लिखें तो धारा की विमा क्या होगी भाई? एम्पियर को हम किससे करें? A1। ठीक है ना भाई, एम्पियर की विमा क्या आएगी यहाँ पर? A1। तो करंट की विमा क्या हो गई? A1 है। ठीक है बड़ा, धारा विद्युत धारा कैसी राशि है? विद्युत धारा एक अदिश राशि होती है। ठीक है, धारा कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है। देखो धारा की कोई डायरेक्शन नहीं होती है। ठीक है ना भाई, करंट कैसी राशि है? अदिश राशि है। इसका केवल और केवल क्या होता है? परिमाण लिया जाता है। ठीक है, अगर अपन किसी भी बैटरी की बात करें, जैसे अपन मानते हैं भाई ये हमारे पास क्या है? बैटरी है। ठीक है ना, बैटरी की वोल्टेज हमने कितनी मान ली? V है। ठीक है ना, ये इसका क्या है? पॉजिटिव टर्मिनल है, ये इसका क्या है? नेगेटिव टर्मिनल है। इन दोनों के बीच का विभवांतर कितना है? यहाँ पर V है। ठीक है, तो जो करंट की डायरेक्शन होती है, देखो भाई जो हमारे पास धनात्मक इलेक्ट्रोड है इससे कौन सा आवेश निकलेगा? धनावेश निकलेगा। और जो ऋणात्मक इलेक्ट्रोड है इससे कौन सा आवेश निकलेगा? यहाँ पर ऋणावेश निकलेगा। लेकिन आपको पता है करंट हमेशा धनावेश की दिशा में प्रवाहित होती है और ऋणावेश की गति की विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं कि भाई जो करंट होती है, करंट की डायरेक्शन वैसे नहीं होती। वास्तव में ये जो डायरेक्शन होती है वो किसकी होती है भाई? आवेशों की गति की दिशा होती है, ना कि धारा की दिशा है। ठीक है ना भाई, धारा कैसी राशि है? अदिश राशि है। ठीक है, अपन ये कह सकते हैं भाई धारा हमेशा धनावेश की गति की दिशा में प्रवाहित होती है और ऋणावेश की गति की विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। ठीक है बेटा, विद्युत धारा कितने प्रकार की होती है? विद्युत धारा मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। ठीक है ना, करंट 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? पहली हमारे पास क्या है भाई? प्रत्यावर्ती धारा है। और दूसरी कौन सी है? दिष्ट धारा है। बेटा प्रत्यावर्ती धारा को अपन क्या लिखेंगे? AC। ये क्या है? अल्टरनेटिंग करंट है। और ये हमारे पास क्या है भाई? DC है। और DC को अपन क्या लिखेंगे? डायरेक्ट करंट है। ठीक है ना भाई, AC अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, और DC यहाँ पर क्या है? दिष्ट धारा है। ठीक है ना, डायरेक्ट करंट है। हमारे घरों में जो लाइट आती है, घरों में करंट कौन सी है भाई? AC है। और हमारे जो बैटरी से जो करंट मिलती है वो कौन सी है? DC है। ठीक है, एक बात और भी ध्यान में रखनी है आपको कि धारा हमेशा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है ना भाई, धारा हमेशा क्या होगी? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो भाई 2-3 चीजें, बेसिक चीजें हैं। करंट की परिभाषा क्या लिखेंगे अपन? कि भाई किसी भी चालक में इकाई समय में जितना आवेश प्रवाहित होता है उसी को अपन क्या कहेंगे? धारा कहेंगे। या चालक में आवेश प्रवाह की दर को ही अपन क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। ठीक है ना, इसका मात्रक क्या है? एम्पियर है। इसकी विमा क्या है? A1 है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। ठीक है ना, धारा हमेशा धनावेश की गति की दिशा में प्रवाहित होती है और ऋणावेश की गति की विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। ठीक है ना भाई, धारा 2 प्रकार की है। कौन कौन सी? पहली प्रत्यावर्ती धारा है और दूसरी कौन सी है? दिष्ट धारा है। हमारे घरों में जो लाइट आती है वो AC है और बैटरी से जो करंट मिलेगी वो कौन सी है? DC है। ठीक है, इन दोनों में भाई ज्यादा हानिकारक कौन सी है? तो अपन कह सकते हैं कि जो AC करंट है, ठीक है ना, AC करंट ज्यादा हानिकारक होती है किससे? DC से। ठीक है ना भाई, AC करंट ज्यादा हानिकारक है, DC करंट कम हानिकारक है। ठीक है ना, हानिकारक दोनों है लेकिन AC ज्यादा हानिकारक होती है और DC कम हानिकारक होती है। क्यों? क्योंकि 220 वोल्ट
220 वोल्ट अगर एसी और डीसी को अपन कंपेयर करें, ठीक है ना, 220 वोल्ट एसी और डीसी को अपन कंपेयर करें तो हमारे पास 220 वोल्ट डीसी का जो शिखर मान है वो 220 वोल्ट के बराबर ही होता है, ठीक है ना भाई। 220 वोल्ट डीसी का शिखर मान किसके बराबर रहेगा, 220 वोल्ट के बराबर ही होता है। लेकिन 220 वोल्ट एसी का जो शिखर मान होता है वो किसके बराबर होता है भाई, देखो यहाँ पर जो 220 वोल्ट है, 220 वोल्ट यहाँ पर क्या है, इसकी VRMS है, ठीक है ना, VRMS वैल्यू है, ये इसकी VRMS वैल्यू है। अगर हमें इसका शिखरमान निकालना हो तो शिखरमान और VRMS दोनों के बीच का रिलेशन क्या होता है, V0 अपॉन √2। तो अपन कह सकते हैं बेटा V0 बराबर कितना आएगा, VRMS गुणा √2। तो अपन कह सकते हैं V0 बराबर VRMS की वैल्यू कितनी है भाई, 220 है, गुणा यहाँ पर कितना आएगा √2। तो इसको अगर अपन कैलकुलेट करें तो इसका मान कितना आएगा भाई, 311 वोल्ट। तो अपन कह सकते हैं भाई 220 वोल्ट डीसी कि शिखर मान 220 वोल्ट के बराबर होते हैं, लेकिन 220 वोल्ट एसी का शिखर मान 311 वोल्ट के बराबर होता है। और आपको पता है वोल्टेज जिसकी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा हानिकारक होती है। तो अपन कह सकते हैं कि भाई एसी करंट ज़्यादा हानिकारक होती है किसके बजाय, डीसी के बजाय, ठीक है। तो बड़ा ये कुछ बेसिक चीज़ें थी धारा के बारे में जो आपने पहले भी स्टडी की है, पहले भी पढ़े हैं। इसके बाद एक सेकंड टॉपिक क्या है यहाँ पर, चैप्टर का सेकंड टॉपिक है भी धारा घनत्व है, ठीक है बेटा। धारा घनत्व को हम किससे लिखेंगे, जे सदिश से, ठीक है। धारा घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, धारा घनत्व बराबर कितना आएगा भाई, विद्युत धारा बट्टे क्षेत्रफल, ठीक है। इसका मतलब जे सदिश बराबर कितना आएगा, I/A। ये हमारे पास किसका फॉर्मूला है, धारा घनत्व का सूत्र है, ठीक है। यदि अपन माने कि हमारे पास क्षेत्रफल कितना है, 1 मीटर स्क्वायर है, ए की वैल्यू हमने कितनी मान ली, 1 मीटर स्क्वायर, तो उस केस में जे सदिश का मान किसके बराबर रहेगा, I के बराबर। अगर हमें इसकी परिभाषा लिखनी हो तो परिभाषा कैसे लिखेंगे अपन कि भाई किसी भी चालक के इकाई क्षेत्रफल से प्रवाहित जो धारा होती है उसी को अपन क्या कहेंगे, धारा घनत्व कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे अपन कि भाई किसी चालक के इकाई क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा को धारा घनत्व कहते हैं, ठीक है। कोई भी चालक है, किसी भी चालक की इकाई क्षेत्रफल से जितनी धारा प्रवाहित होगी वो वैल्यू किसके बराबर रहेगी, धारा घनत्व के बराबर होती है। अगर हम इसका मात्रक लिखें तो धारा घनत्व का मात्रक क्या आएगा भाई, देखो धारा का मात्रक क्या है, एम्पियर है, ठीक है ना। धारा का मात्रक एम्पियर बटे क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो धारा घनत्व का मात्रक क्या आ गया, एम्पियर बटे मीटर स्क्वायर। अगर हम इसकी विमा लिखें तो विमा क्या होगी इसके, भाई करंट की विमा क्या है, A1 है, बटे क्षेत्रफल की विमा क्या है, L2 है। अगर इसको अपन कंबाइंड करें तो यहाँ पर इसकी विमा क्या आएगी भाई, M0 L-2, नीचे है ऊपर जाएगा तो माइनस का होगा, T0 A1, ठीक है ना। ये किसकी विमा है, धारा घनत्व की विमा है, ठीक है। धारा घनत्व कैसी राशि है, धारा घनत्व है एक सदिश राशि होती है, ठीक है। और धारा घनत्व यदि सदिश राशि है तो इसकी दिशा भी होगी। तो अपन कह सकते हैं कि धारा घनत्व की दिशा धनावेश की गति की दिशा में होती है, ठीक है ना भाई। अगर सदिश राशि है तो सदिश राशि की डायरेक्शन भी होगी परिमाण के साथ साथ, तो इसकी जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा धनावेश की गति की दिशा में होती है, ठीक है। जैसे अपन मानते हैं भाई हमारे पास कोई भी एक क्षेत्रफल है, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या है भाई, कोई भी एक अल्प क्षेत्रफल है। अपन मानते हैं बड़ा इसका क्षेत्रफल सदिश क्या है, DA सदिश है, ठीक है। यहाँ पर अपन मानते हैं जो करंट है, करंट की डायरेक्शन क्या है, यहाँ पर I है, ठीक है। हम मानते हैं बड़े इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, यहाँ पर थीटा है। तो देखो क्षेत्रफल के यदि अपन घटक बनाएं तो क्षेत्रफल का घटक कितना आएगा हमारे पास, थीटा के साथ वाला घटक क्या आएगा, यहाँ पर DA cos थीटा, होगा कि नहीं होगा। तो यदि अपन धारा घनत्व की बात करें तो धारा घनत्व का फॉर्मूला कितना आएगा, यहाँ पर भाई DJ सदिश है, देखो अल्प क्षेत्रफल से है, ठीक है ना। जो धारा घनत्व आएगा उसका मान कितना आएगा, DJ सदिश बराबर भाई करंट का मान कितना है यहाँ पर
आई है, तो यह अल्पांश से अपन माने तो इसको अपन डी आई भी कह सकते हैं। तो डी आई बटे डी ए इंटू कोस थीटा, ठीक है। तो यहाँ से अगर अपन डी आई का मान निकालें तो डी आई बराबर कितना है भाई, डी जे, या इसको जैसे तेस मान लो आप, तो जे इंटू डी ए इंटू कोस थीटा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, अल्पांश से प्रवाहित धारा है, ठीक है। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई डी आई बराबर जे सदिश डॉट डी ए सदिश, ठीक है। ये किसकी वैल्यू है, करंट की वैल्यू। अगर संपूर्ण धारा का मान निकालना हो तो संपूर्ण धारा क्या आएगी यहाँ पर, आई बराबर क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी आई, ठीक है ना। इसका हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। तो आई का मान कितना है हमारे पास, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ जे सदिश डॉट डी ए सदिश, ठीक है। तो ये भी हमारे पास क्या है, अगर धारा घनत्व और क्षेत्रफल की वैल्यू आपको पता है, करंट की वैल्यू हमें निकालनी है, तो हम इस फॉर्मूले से भी अपने ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास सेकंड टॉपिक था इस चैप्टर का, धारा घनत्व है। धारा घनत्व के फॉर्मूला धारा बटे क्षेत्रफल है। इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे अपन कि भाई किसी भी चालक की इकाई क्षेत्रफल से जितनी धारा प्रवाहित होगी वही मान किसके बराबर रहेगा, धारा घनत्व के बराबर रहेगा। इसका मात्रक क्या है, एम्पियर बटे मीटर स्क्वायर। अगर इसकी विमा लिखे तो m0 l-2 t0 a1। कैसी राशि है, सदिश राशि है, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, धनावेश की गति की दिशा में होती है। यहाँ से अगर इस फॉर्मूले से अपन इसकी वैल्यू निकाले तो आई बराबर क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी ए जे सदिश डॉट डी ए सदिश, ठीक है ना। ये दोनों फॉर्मूले किसके हैं यहाँ पर, धारा घनत्व के फॉर्मूले हैं, ठीक है। इसके बाद इस चैप्टर का जो अगला टॉपिक है, बड़ा अगला टॉपिक क्या है यहाँ पर, चालकों में धारा का प्रवाह। ठीक, देखो चालकों में विद्युत धारा का प्रवाह किस प्रकार से होता है। जैसे अपन मानते हैं भाई ये हमारे पास क्या है, भाई कोई भी एक चालक तार है, ठीक है। आपको पता है देखो चालकों में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, सर्वाधिक होगी। तो ये चालक तार है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या आएगी, सर्वाधिक होगी, ठीक है। जब अपन इस चालक तार के सिरों पर विद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं करते, विद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं करते, इसका मतलब क्या है, जब इस चालक तार के सिरों पर अपन कोई भी विभवांतर आरोपित नहीं करते हैं, या फिर अपन ये कह सकते हैं कि इसके सिरों के मध्य कोई भी बैटरी नहीं लगाते हैं, बड़ा कोई भी विद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं करेंगे, तो इसमें जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं ये सारे के सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, सर्वसंभव दिशाओं में क्या करते हैं, गति करते हैं। और आपको पता है अगर सर्वसंभव दिशाओं में गति करेंगे तो इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगी, टक्कर होगी। और इलेक्ट्रॉन के बीच में अगर टक्कर होगी तो अपन कह सकते हैं इन सभी इलेक्ट्रॉनों का जो माध्य वेग या औसत वेग है, बड़ा माध्य वेग या औसत वेग कितना आएगा, 0 आएगा। और अपन कह सकते हैं अगर इसका माध्य वेग 0 है, ठीक है ना, तो उस केस में यहाँ पर कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती है, ठीक है। भाई चालकों मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, सर्वाधिक है, ठीक है ना। और जब तक इसके सिरों पर अपन विद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं करते, विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन सर्वसंभव दिशाओं में गति करते हैं। और आपको पता है सर्वसंभव दिशाओं में गति करेंगे तो इन सभी इलेक्ट्रॉनों का जो माध्य वेग आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। तो अपन कह सकते हैं भाई अगर माध्य वेग 0 है विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, तो यहाँ पर इस चालक तार में प्रवाहित धारा का मान भी कितना रहेगा, 0 रहेगा, ठीक है। लेकिन जब इस चालक तार के सिरों पर अपन बैटरी लगाएं, ठीक है ना भाई, जैसे अपन मानते हैं कि भाई ये हमारे पास कोई भी एक बैटरी है, बड़ा बैटरी की वोल्टेज हमने कितनी मान ली, V है, ठीक है ना, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये इसका नेगेटिव है, और इन दोनों के बीच का विभवांतर कितना है, यहाँ पर V है। बड़ा बैटरी लगाने पर क्या होगा कि इसके सिरों पर एक विद्युत क्षेत्र आरोपित होगा। और आपको पता है देखो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो हमेशा बड़ा धनावेश से ऋणावेश की ओर, या फिर अपन कह सकते हैं बड़ा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर होती है। तो अपन कह सकते हैं विद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन होगी वो प्लस से माइनस की ओर होगी कि नहीं होगी। और एक बात और भी पता है कि बड़ा विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में कोई भी आवेश है, किसी भी आवेश पर कौन सा बल लगेगा, विद्युत बल लगेगा। देखो भाई इलेक्ट्रॉन भी एक आवेश है, ठीक है ना भाई, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो अपन कह सकते हैं कि बड़ा विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, ठीक है ना भाई, आवेश पर कितना बल लगेगा। जैसे अपन मानते हैं बड़ा ये हमारे पास धनावेश है और ये क्या है, ऋणावेश है, ठीक है ना भाई। अपन मानते हैं भाई ये हमारे पास क्या समरूप विद्युत क्षेत्र है, और समरूप विद्युत क्षेत्र हमने कितना मान लिया यहाँ पर, E सदिश है। तो भाई आवेश पर, ठीक है ना, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में लगने वाला जो बल है
है उस बल का मान कितना आएगा हमारे पास, F बराबर Q इंटू ई सदिश। और एक बात आपने और भी पढ़ी थी कि भाई धनावेश पर हमेशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगेगा और ऋणावेश पर हमेशा विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लगता है, ठीक है ना। अगर इसका मान प्लस Q है, इसका मान कितना है माइनस Q है, तो यहाँ पर लगने वाला बल का मान कितना है, F बराबर Q इंटू ई सदिश है, और यहाँ पर लगने वाला बल का मान कितना है, F बराबर माइनस Q इंटू ई सदिश, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं कि देखो भाई यहाँ पर आवेश कैसे है, ऋण आवेश है, और आपको पता है देखो ऋण आवेश पर हमेशा विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लगता है। तो अपन कह सकते हैं कि भाई इस विद्युत क्षेत्र के कारण जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उन सभी इलेक्ट्रॉन पर कौन सा बल लगेगा, विद्युत बल लगेगा, और विद्युत बल के कारण सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करते हैं, ठीक है ना। तो इन सभी इलेक्ट्रॉनों का जैसे अपन मानते हुए पहले इलेक्ट्रॉन का वेग क्या है v1 है अंतिम वेग, दूसरे का वेग क्या है v2 है, तीसरे का वेग क्या है v3 है, चौथे का वेग क्या है v4 है, इसी प्रकार से भी nवें इलेक्ट्रॉन का वेग क्या है vn है। तो इन सभी इलेक्ट्रॉनों का जो माध्य वेग या औसत वेग है, ठीक है ना भाई, माध्य वेग या औसत वेग कैसे निकालेंगे अपन, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डॉट 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 vn बट्टे n, यही वैल्यू किसके बराबर आएगी, यहाँ पर अपवहन वेग के बराबर आएगी, ठीक है ना। यहाँ पर ये क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, जिसको अपन क्या कह सकते हैं अपवहन वेग, या फिर अपन क्या कह सकते हैं भाई अनुगमन वेग, ठीक है ना, या फिर अपन कह सकते हैं इसको अपवाह वेग, ठीक है। तो देखो भाई चालकों में धारा का प्रवाह किस प्रकार से होता है कि जब तक अपन चालक के सिरों पर विद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं करते हैं तो उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन सर्वसंभव दिशाओं में क्या करेंगे, गति करेंगे, और सर्वसंभव दिशाओं में गति करेंगे तो इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगी, टक्कर होगी। तो अपन कह सकते हैं कि उस स्थिति में सभी इलेक्ट्रॉनों का माध्य वेग कितना मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है। लेकिन जब चालक तार के सिरों पर अपन क्या करते हैं भाई विद्युत क्षेत्र आरोपित करेंगे, बड़ा विद्युत क्षेत्र आरोपित करेंगे तो इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उन सभी इलेक्ट्रॉनों पर कौन सा बल लगेगा, विद्युत बल लगता है। और आपको पता है देखो विद्युत बल का मान है F बराबर क्या होता है Q इंटू ई सदिश, ठीक है ना, जिसके डायरेक्शन धनावेश पर हमेशा क्षेत्र की दिशा में बल लगता है और ऋणावेश पर हमेशा क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लगता है। बड़ा चूंकि इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, ऋणावेशित हैं, तो अपन कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन सभी इलेक्ट्रॉनों पर कौन सी दिशा में बल लगेगा, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लगता है। और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, बड़ा विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में क्या करते हैं, गति करते हैं, जिसके कारण क्या होगी चालक में धारा प्रवाहित होती है, ठीक है। तो यहां से हमने एक पॉइंट और भी पढ़ लिया है कि देखो विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, ठीक है ना, सभी इलेक्ट्रॉनों के वेगों का माध्य मान या औसत मान यही क्या कहलाएगा हमारे पास अपवहन वेग, या फिर अपन कह सकते हैं अनुगमन वेग, या फिर अपवाह वेग भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो आगे हम पढ़ेंगे इसकी परिभाषा पढ़ेंगे अपन अपवहन वेग किसे कहते हैं। तो बड़ा अपवहन वेग की डेफिनेशन क्या लिखेंगे अपन, ध्यान से सुनना इसको, कि जब चालक के सिरों पर विद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं किया जाता तो उस चालक में सभी इलेक्ट्रॉन सर्वसंभव दिशाओं में गति करते हैं, ठीक है ना, जिसके कारण सभी इलेक्ट्रॉनों का माध्य वेग या औसत वेग कितना आएगा, 0 आएगा। जबकि विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर सभी इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में अलग अलग वेग से क्या करते हैं, गति करते हैं। उस स्थिति में सभी इलेक्ट्रॉनों के वेगों के माध्य मान या औसत मान को ही अपन क्या कहेंगे, अपवहन वेग कहते हैं। मतलब विद्युत क्षेत्र आरोपित करने के बाद में इन सभी इलेक्ट्रॉनों का जो माध्य वेग या औसत वेग आएगा वही वैल्यू किसके बराबर आएगी, यहाँ पर अपवहन वेग या फिर अनुगमन वेग के बराबर होती है, ठीक है ना। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, Vd से, ठीक है ना। Vd का मतलब क्या है यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है ना भाई, क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। अपवहन वेग या अनुगमन वेग या फिर अपवाह वेग है, ठीक है। इसके बड़ा नोट्स के PDF आपको पहले भेज दिए थे, सभी बच्चे वीडियो को देखें एक बार ध्यान से, ठीक है ना, उनको पढ़ने की कोशिश करें। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे नंबर पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, टाइम हमारे पास कम है इसलिए हम चीज़ों को थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चे साथ चलेंगे इसमें। अब देखो ना एक डेरिवेशन पढ़ेंगे अपन। अभी तक इस चैप्टर में हमने देखो 3 टॉपिकों के बारे में पढ़ा है। पहला टॉपिक कौन सा था भाई, विद्युत धारा था। सेकंड टॉपिक क्या है, धारा घनत्व है। और तीसरा टॉपिक हमने क्या पढ़ा भाई, अपवहन वेग या फिर अनुगमन वेग, ठीक है। अपवहन वेग या अनुगमन वेग, बड़ा इसका जर्नल फॉर्मूला हमने पढ़ा था, Vd बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट डॉट Vn बटे n। अगर इसका हमें एक फॉर्मूला इसका अगर निकालना हो, डेरिवेशन करनी हो, तो फॉर्मूला कैसे निकालेंगे अपन, जैसे अपन मानते हैं बड़ा ये हमारे पास क्या है भाई, कोई भी एक चालक तार है, ठीक है। चालक तार की लंबाई कितनी है, L है। इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल हमने कितना मान लिया, A है, ठीक है। हम मानते हैं कि चालक तार में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, N है। ठीक है,
चालकतार में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, वो कितने मान ली हमने, n है। जब इस चालकतार के सिरों पर अपन विद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं करते हैं, ठीक है ना, वे विद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं करेंगे तो इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, सर्वसंभव दिशाओं में गति करते हैं। और आपको पता है सर्वसंभव दिशाओं में गति करेंगे तो इन सभी इलेक्ट्रॉनों का जो माध्य वेग आएगा, माध्य वेग कितना आएगा, 0 आएगा। तो अपन कह सकते हैं कि भाई विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में इलेक्ट्रॉनों का माध्य वेग u बार बराबर कितना है, 0 है। ठीक है, जब इस चालकतार के सिरों पर अपन बैटरी लगाएं, ठीक है ना भाई, ये अपन मानते हैं हमारे पास बैटरी है, ठीक है ना, बैटरी की वोल्टेज कितनी है यहाँ पर, V है। तो आपको पता है बैटरी लगाने पर क्या होगा, इस चालकतार के सिरों पर एक विद्युत क्षेत्र आरोपित होगा और विद्युत क्षेत्र का मान कितना है यहाँ पर, E सदिश है। ठीक है ना, इस विद्युत क्षेत्र के कारण ये जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं ये सारे के सारे क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करेंगे। अपन मानते भाई जो पहला इलेक्ट्रॉन है इसका अंतिम वेग कितना है, V1 है, दूसरे का अंतिम वेग कितना है, V2 है, तीसरे का अंतिम वेग कितना है, Vn V3 है, और इसी प्रकार से बड़ा nवें इलेक्ट्रॉन का जो अंतिम वेग है वो कितना है यहाँ पर, Vn है। ठीक है, और आपको बताया देखो धारा की जो डायरेक्शन मैंने बताई थी, धारा की कोई दिशा नहीं होती है, ठीक है ना, दिशा किसकी होती है भाई, धनावेश या ऋणावेश की गति की दिशा होती है। ठीक है ना, तो अपन कह सकते हैं वो क्या होगी, हाई वोल्टेज से प्लस से माइनस की ओर या फिर हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर। ठीक है, अब देखो एक बात आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश है और आपको पता है विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में आवेश पर कौन सा बल लगेगा, विद्युत बल लगेगा। तो अपन कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला विद्युत बल बड़ा F बराबर कितना आएगा, Q इंटू E सदिश, होता है कि नहीं होता है। तो अपन कह सकते हैं भाई F बराबर Q का मान कितना है भाई, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है माइनस E, और विद्युत क्षेत्र का मान कितना है यहाँ पर E सदिश। ये हमारे पास क्या है भाई, समीकरण नंबर 2 है। ठीक है, दूसरी बात बेटा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी है। तो अपन कह सकते हैं भाई न्यूटन की गति के दूसरे नियम से द्वितीय नियम से हमने क्या पढ़ा था कि भाई बल का मान कितना होता है, F = m इंटू ए सदिश। ठीक है, ये हमारे पास क्या भाई समीकरण नंबर 3 है। ठीक है ना, अगर समीकरण 2 और 3 को अपन ध्यान से देखें, ये भी बल की वैल्यू है, ये भी किसकी है, बल की वैल्यू है। तो अपन कह सकते हैं समीकरण 2 व 3 से माइनस E इंटू E सदिश बराबर कितना आएगा यहाँ पर m इंटू ए सदिश। तो यहाँ से अगर अपन इसके त्वरण का मान निकालें तो ए सदिश बराबर कितना आया, माइनस E इंटू कैपिटल E बट्टे m, और ये हमारे पास क्या बड़ा समीकरण नंबर 4 हो गए कि नहीं हो गए। मतलब विद्युत क्षेत्र आरोपित करने के बाद में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इस त्वरण से क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करते हैं। ठीक है, हम मानते हैं कि माना प्रारंभ में सभी इलेक्ट्रॉनों के वेग क्रम से u1, u2, u3 डॉट 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 un है, तथा विद्युत क्षेत्र आरोपित करने के पश्चात सभी इलेक्ट्रॉनों के अंतिम वेग क्रम से v1, v2 डॉट 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 v1, vn है, तथा विश्रांति काल क्रम से τ1, τ2, τ3 डॉट 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 τn है। देखो यहाँ पर एक पॉइंट आया भाई विश्रांति काल। विश्रांति काल का मतलब क्या होता है, आपको मैंने बताया था कि भाई जब चालक के सिरों पर अपने विद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं करते, विद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं करेंगे तो जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करेंगे, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, सर्वसंभव दिशाओं में गति करते हैं। और आपको पता है सर्वसंभव दिशाओं में गति करेंगे तो इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगी, टक्कर होगी। तो किन्हीं भी दो क्रमागत टक्करों के मध्य जितना समय लगेगा उस समय को अपन क्या कहेंगे, विश्रांति काल कहते हैं। बड़ा विश्रांति काल को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, टो से। तो अपन कह सकते हैं पहले टक्कर के बीच का जो समय है वो τ1 है, दूसरे टक्कर के बीच का समय τ2 है, तीसरी क्रमागत टक्कर के बीच का समय τ3, इसी प्रकार से एनवी के बीच का समय कितना है, τn है। तो इनके विश्रांति काल हमने क्या लिख लिया भाई, τ1, τ2, τ3 डॉट 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 τn है। ठीक है, तो गति की पहली समीकरण आपने पढ़ी है बेटा, गति की
प्रथम समीकरण से हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, v बराबर क्या होता है भाई, u प्लस AT। आएगा कि नहीं आएगा। अगर पहले इलेक्ट्रॉन की अपन बात करें तो पहले इलेक्ट्रॉन का देखो अंतिम वेग कितना है हमारे पास, v1 है, तो v1 बराबर कितना आएगा, उसका प्रारंभिक वेग क्या था, u1 था, प्लस बड़ा त्वरण कितना है, a इंटू विश्रांति काल क्या है यहाँ पर, τn है, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या बड़ा समीकरण नंबर 5 है। इसी प्रकार से देखो दूसरे इलेक्ट्रॉन के वेग निकाले अपन तो v2 बराबर कितना आएगा भाई, u2 प्लस a इंटू τ2, ठीक है ना। ये क्या है, समीकरण नंबर 6 है। इसी प्रकार से बड़ा तीसरे इलेक्ट्रॉन का वेग क्या आएगा, v3 बराबर u3 प्लस a इंटू τ3, ठीक है। और इसी प्रकार से अगर अपन nवें इलेक्ट्रॉन का वेग निकाले तो vn बराबर कितना आएगा, un प्लस a इंटू τn, और ये हमारे पास क्या बड़ा समीकरण नंबर 8 है। अगर हम अपवहन वेग के फॉर्मूले में इसकी वैल्यू लिखें तो अपवहन वेग की परिभाषा से बड़ा Vd बराबर कितना आया था, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डॉट 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 vn बटे n। तो अपन कह सकते हैं बड़ा Vd बराबर है, v1 का मान हमने क्या निकाला, u1 प्लस a इंटू τ1, प्लस v2 का मान क्या होता है भाई, u2 प्लस a इंटू τ2, प्लस v3 का मान कितना आएगा भाई, u3 प्लस a इंटू τ3, प्लस इसी प्रकार से बड़ा vn का मान कितना आएगा, un प्लस a इंटू τn बट्टे नीचे कितना है, n है। होगा कि नहीं होगा। तो Vd बराबर, अब देखो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें अपन, बड़ा u वाले पदों को एक साथ लें तो u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 un, ठीक है। फिर सेकंड पद क्या है यहाँ पर, a इंटू τ1, यहाँ पर क्या बच गया, a इंटू τ2, यहाँ पर क्या बचा, a इंटू τ3। तो अपन कह सकते हैं a सभी में क्या है, कॉमन है। तो यहाँ पर कितना आएगा भाई, τ1 प्लस τ2 प्लस τ3 प्लस डॉट 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 τn, और बट्टे कितना है हमारे पास, n है, ठीक है। तो Vd बराबर, अब देखो n को अपना अलग अलग बट्टे में ले सकते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा भाई, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 un बट्टे n, प्लस बड़ा a ऐसे कैसे, और यहाँ पर कितना है भाई, τ1 प्लस τ2 प्लस τ3 प्लस डॉट 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 τn बट्टे n। होगा कि नहीं होगा। तो अपन कह सकते हैं बड़ा Vd बराबर, अब देखो ये हमारे पास क्या है भाई, राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या, इसका मतलब ये क्या है, माध्यमान या औसत मान है, ठीक है ना भाई। तो अपन कह सकते हैं प्रारंभिक माध्यमान, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, माध्य वेग को u बार प्लस a इंटू τ1 प्लस τ2 प्लस τ3 प्लस डॉट 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 τn बट्टे n, इसको अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, τ बार, ठीक है। आपको पता है कि समीकरण 1 से, बड़ा समीकरण 1 से, ठीक है ना, विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में इलेक्ट्रॉनों का जो माध्य वेग है उसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 0 है। तो u बार का मान कितना है भाई, 0 है। तो Vd बराबर कितना है हमारे पास, a इंटू τ बार, ठीक है। चूंकि बड़ा a का मान आपने निकाला था, a का मान कितना है हमारे पास, माइनस कैपिटल E कैपिटल E बटे m, ठीक है। इसकी वैल्यू अपन यहाँ पर पुट करें तो बड़ा Vd का मान कितना है, माइनस E कैपिटल E बटे m इंटू τ बार, और ये हमारे पास क्या बड़ा अपवहन वेग या फिर अनुगमन वेग का फॉर्मूला है, ठीक है। तो अपवहन वेग के देखो एक सिंपल से डेरिवेशन है, ठीक है ना, इसमें हमें कुछ भी नहीं करना भाई। कोई भी एक चालक तार है, आपको पता है चालक है, चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, सर्वाधिक होगी। अपन मानते हैं इस चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, n है, ठीक है। इसकी लंबाई हमने a मान ली, सॉरी l मान ली, और इसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल कितना है, a है। आपको पता है देखो जब तक चालक तार के सिरों पर अपन विद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं करेंगे तो इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन सर्वसंभव दिशाओं में गति करेंगे, जिनके कारण उनका माध्य वेग कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन जब इसके चालक तार के सिरों पर अपन बैटरी लगाएंगे तो यहाँ पर एक विद्युत क्षेत्र आरोपित होगा, और विद्युत क्षेत्र आरोपित होने के बाद में इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन विद्युत बल के कारण विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करते हैं। अपन मानते हुए पहले इलेक्ट्रॉन का अंतिम वेग क्या है, v1 है, दूसरे का वेग क्या है, v2 है, तीसरे का वेग v3 है। इसी प्रकार से nवें इलेक्ट्रॉन का अंतिम वेग क्या है, vn है, ठीक है ना। तो हम देखो इलेक्ट्रॉन पर विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला विद्युत बल, इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था, F बराबर Q इंटू ई सदिश। तो बड़ा इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है, माइनस ई है, तो F बराबर कितना है, माइनस ई इंटू कैपिटल ई सदिश, ठीक है। इसी प्रकार से न्यूटन की गति के दूसरे नियम से F बराबर क्या होता है, m इंटू ए सदिश। बड़ा दोनों बल के मान है, तो ये दोनों वैल्यू आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो समीकरण 2 और 3 से हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि भाई इन दोनों का हमने बराबर कर दिया और a का मान हमने ज्ञात कर लिया, ठीक है ना भाई। a यहाँ पर क्या इसका त्वरण है, ठीक है। अब हम मानते हैं कि भाई माना प्रारंभ में, बड़ा प्रारंभ में जितने भी इलेक्ट्रॉन थे, प्रारंभ का मतलब यह है कि विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उन सभी इलेक्ट्रॉनों का जो वेग है, वेग क्रम से क्या है भाई, u1 u2 u3 डॉट 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 u1 है। विद्युत क्षेत्र आरोपित करने के बाद में सभी इलेक्ट्रॉन के अंतिम वेग क्या है, v1 v2 v3 डॉट 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 vn है, तथा इनके विश्रांति काल क्रम से क्या है भाई, τ1 τ2 τ3 डॉट 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 τn है, ठीक है। तो बड़ा गति की प्रथम समीकरण हमने पढ़ी थी, v बराबर u प्लस at। तो पहले इलेक्ट्रॉन का अंतिम वेग v1
बराबर उसका प्रारंभिक वेग u1 प्लस a त्वरण कांस्टेंट रहेगा और समय यहाँ पर क्या है τ1 है। इसी प्रकार से दूसरे का वेग निकालेंगे v2 बराबर u2 प्लस a इंटू τ2। इसी प्रकार से तीसरे का वेग निकालेंगे v3 बराबर u3 प्लस a इंटू τ3। इसी प्रकार से हमने क्या कर लिया भाई nवें इलेक्ट्रॉन का अंतिम वेग ज्ञात कर लिया। बेटा अपवहन वेग की परिभाषा हमने पढ़ी थी अभी, अपवहन वेग के सूत्र, ठीक है ना, फॉर्मूला हमने क्या निकाला था, इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, vd बराबर v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस vn बट्टे n। अगर सभी की वैल्यू यहाँ पर फॉर्मूले में पुट करें अपन, ठीक है ना, u1 वाले पदों को एक साथ ले लिया, टो वाले पदों को एक साथ ले लिया, n को अलग अलग बट्टे में कर दिया, तो ये वैल्यू किसके बराबर आ गई, u बार के बराबर, और ये वैल्यू किसके बराबर आ गई, टो बार के बराबर। आपको पता है u बार का मान कितना है, 0 है, ठीक है ना, टो बार का मान कितना है भाई, और सॉरी a का मान कितना है, माइनस ई कैपिटल ई अपॉन एम, ठीक है ना। सभी की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो वी डी का मान कितना आएगा हमारे पास, माइनस ई कैपिटल ई अपॉन एम इंटू टो बार। यहाँ पर इसको अपन ये भी लिख सकते हैं, देखो भाई बल, सॉरी बड़ा वेग, वेग कैसी राशि है भाई, वेग का मान हमेशा धनात्मक होता है, वेग का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, तो इसको अपन मोड में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना भाई, मोड ई कैपिटल ई बट्टे एम इंटू टो बार, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले किसके हैं, अपवहन वेग के सूत्र हैं, ठीक है ना भाई। इसका जनरल फॉर्मूला ये है और वैसे इसका सूत्र वी डी बराबर ई कैपिटल ई अपॉन एम इंटू टो बार।